हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने लेवल 2 MS चौहान का अप टू 16 क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। फॉर ईच ऑफ द 6 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले A through F shown below 5 questions are posed. The answer to each is a number that should be entered in the appropriate answer box. तो इसमें बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ sp3 कार्बन ए में लिखा हुआ है, ये 5 पार्ट है। sp3 sp2 सिग्मा है ना, ये सब गिनना है। इसमें सिंपल है, ये तो करना बहुत आसान है। हाइब्रिडेशन के लिए क्या देखना है बच्चों? सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, इसमें देखना है सिग्मा प्लस लोन पेयर, बस ये देख लो। तो अब पहला जो है नंबर ऑफ sp3 कार्बन्स, तो sp3 में ये sp3 होगा। ठीक है, ये भी होगा, ये भी है, ये भी है। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वो sp है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो sp2 होता है कार्बन के केस में बच्चों। ठीक है ना, जैसे अगर ये 4 है ऐसे सिग्मा है तो ये sp3 होगा, और अगर यहाँ पे 2 है डबल बॉन्ड है ऐसे तो ये sp2 आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा 3 ही होगा। और अगर 3 है ट्रिपल बॉन्ड है तब ये sp आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको देखना है। सिग्मा प्लस लोन पेयर देखना होता है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, अगर वो न्यूट्रल है तो माइनस होगा तो एक लोन पेयर गिन लेंगे। तो sp3 जो होगा बच्चों, इसमें ये सारे sp3 हैं। ठीक है, तो कौन कौन हो गए? ये है ना 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें 6 sp3 है। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। फिर है नंबर ऑफ sp2 कार्बन्स, तो sp2 कार्बन्स देखोगे। ठीक है, तो sp2 कार्बन जो है वो ये है, ये sp2 होगा, ये sp2 है, ये है और ये है। sp2 कितने हो गए? 4 हो गए, ये 4 हो गए। फिर है नंबर ऑफ sp कार्बन। sp कार्बन तो कोई है ही नहीं इसमें, है ना, कोई भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, तो sp कार्बन क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड गिनना है बच्चों, कार्बन और कार्बन, तो एक हर एक कार्बन के भी सिग्मा तो एक ही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 कार्बन। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कहाँ है? पाई बॉन्ड यहाँ पर है ना, 1 और 2, तो पाई बॉन्ड जो आएगा इसका आंसर 2 आएगा बच्चों। एग्जैक्टली यहाँ भी देख लोगे, है ना, बी में है नंबर ऑफ sp3 कार्बन, तो इसमें तो सब डबल है ना, ये सब तो sp2 है, ये सारे sp2 हैं ना। बेंजीन में सारे sp2 है, ये वाला sp है। ठीक है ना, ये भी sp है। और COOH ये जो कार्बन है ये क्या है? sp2। ठीक है बच्चों, तो अब गिन लोगे, सिग्मा पाई ये सब कर लेना है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ sp3 कार्बन तो 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ sp2 कार्बन, तो sp2 कार्बन में कौन कौन है? sp2 कार्बन में 6 तो बेंजीन होगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गया और एक 7 हो गया। तो sp2 कार्बन जो हो गए वो 7 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ sp कार्बन, ठीक है, तो ये sp हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ sp कार्बन 2 हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बच्चों कार्बन कार्बन है तो बेंजीन रिंग में सब में एक एक तो रहेगा ही, है ना, तो 6 तो यहाँ हो गए, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो 9 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 कार्बन, तो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर कितना होगा? पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड यहाँ, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे है ना COOH, एक यहाँ पे है, तो 3 2 5 एक 6 और एक 7 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में है, पार्ट सी में
नंबर ऑफ sp3 कार्बन, तो बच्चों देखो ये sp3 है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, ये sp3 है, तो sp3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी है तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 sp3 हो गए। नंबर ऑफ sp2 कार्बन, तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, sp2 कार्बन। sp कार्बन, इसमें तो कोई भी sp कार्बन नहीं है ना, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, sp कार्बन क्या होगा, 0। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5, है ना, नाइट्रोजन के साथ वाला नहीं गिनना है, ठीक है, तो 5 आ जाएगा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 कार्बन, ठीक है, तो कार्बन जो है पाई बॉन्ड तो वैसे इसमें है 2, ठीक है ना, बट कार्बन के साथ, केवल कार्बन के साथ तो है ना एक है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ, ठीक है, पाई बॉन्ड्स टू कार्बन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अगला है डी पार्ट है, डी में है नंबर ऑफ sp3 कार्बन, तो सिर्फ एक है बच्चों, sp3 है, ठीक है, ये sp3 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ sp2 कार्बन, sp2 कार्बन जो होगा एक तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 होगा, ठीक है, तो sp2 कार्बन 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ sp कार्बन सिर्फ यहाँ होगा, ये sp होगा 1। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, अब इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड गिनना है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा एक तो यहाँ हो गया 1 2, ठीक है, कार्बन और कार्बन यहाँ पे 3, ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 कार्बन, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे तो 2 पाई है ना, 2 पाई है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से कर लो बच्चों, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है, नंबर ऑफ sp3 कार्बन, तो sp3 कार्बन यहाँ 1 और 2, तो sp3 कार्बन 2 होगा। नंबर ऑफ sp2 कार्बन, ये 1 2 और 3, तो sp2 कार्बन 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ sp कार्बन एक भी नहीं है, 0 होगा। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड गिन लोगे, इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ, 2 होगा, बस 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे तो नाइट्रोजन के साथ है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 2 होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 कार्बन, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट है बच्चों एफ है, ठीक है, तो एफ में है नंबर ऑफ sp3 कार्बन, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ sp2 कार्बन, इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, sp2 0 हो जाएगा, sp कार्बन भी 0 हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू कार्बन 0 हो जाएगा, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें मैच करना है कि ये क्या क्या होगा। तो जैसे पहला है सिस कंपाउंड ट्रांस कंपाउंड, ठीक है, 18 में। तो इसमें बच्चों को ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर हमने ऐसे लिखा है ना, ये ध्यान रखो, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है क्या होगा, ये ट्रांस होगा। क्यों ट्रांस होगा, क्योंकि एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर है। हाइड्रोजन की डायरेक्शन देख लोगे, ऐसे कैसे देखोगे, 120 डिग्री बनना चाहिए, समझ गए। और अगर हमने ऐसे लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा, 120 बनाना है ना। ऐसा तो आप करोगे नहीं कि इसका हाइड्रोजन इधर ले आएंगे, 120 बनाना होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो ये क्या होगा, सिस होगा, बस यही लॉजिक लगाओगे। जैसे देखो इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन ये इधर आएगा, इसका हाइड्रोजन ये इधर जाएगा, ये तो ट्रांस हो गया, समझ गए, ये ट्रांस हो गया। ट्रांस का हीट ऑफ कंबस्शन, जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम होता है, क्लियर। ये तो हो गया पहली बात ट्रांस, इतना समझ गए। ये हो गया सिस हो गया, क्लियर। अच्छा, इसमें कार्बन गिन लो, हीट ऑफ कंबस्शन पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कार्बन इसमें है, 12 कार्बन इसमें भी है। और इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ भी 10 कार्बन है। तो हीट ऑफ कंबस्शन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कार्बन सेम होगा तब क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ए जो होगा वो क्या है, ट्रांस है, ठीक है। और तो ट्रांस है वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है, हो गया। तो ए के लिए क्या हो गया, ए जो है वो ट्रांस है, ठीक है, ए जो है वो ट्रांस है, उसमें कार्बन की संख्या जो है वो कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यू हो जाएगा, क्लियर। और बी में सिस हो गया, तो सिस हो गया तो मतलब पी हो गया, ठीक है। अच्छा, हीट ऑफ कंबस्शन, अब ट्रांस और सिस में सिस का ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसका हाईएस्ट हीट ऑफ कंबस्शन यानी कि पी के साथ आर भी हो जाएगा। अब सी में देखो, ये हाइड्रोजन क्या है, ये सेम साइड आ रहा है, तो ये तो सिस हो गया, यानी कि सी का ऑप्शन क्या होगा, पी हो जाएगा। और इसका हाइड्रोजन देखो, ये एक हाइड्रोजन नीचे जाएगा और एक इधर जाएगा, तो ये तो ट्रांस हो गया, ठीक है। तो ट्रांस हो गया तो इसका ऑप्शन क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब सिस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो तो इसका हीट ऑफ कंबस्शन लोएस्ट हो, क्योंकि कार्बन भी इसमें कम है, तो इसका क्यू कॉमा एस हो जाएगा बच्चों, समझ गए। तो ये जो है, ये तो ये क्या है, ट्रांस है, यानी कि ये क्यू हो गया, ये सिस है मतलब ये पी हो गया। और हीट ऑफ कंबस्शन भी इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा है, क्लियर। तो इसका पी के साथ आर हो जाएगा। और सी का जो होगा, ये ट्रांस है, तो ट्रांस है तो ये क्यू हो जाएगा। और इसका लोएस्ट हीट ऑफ कंबस्शन होगा तो एस हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी गड़बड़ कर दिया मैं, तो ये तो सिस है ना, ये तो सिस है, तो सिस है तो ये पी हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांस है, तो ट्रांस है तो ये क्यू हो जाएगा और लोएस्ट हीट ऑफ कंबस्शन। अगला क्वेश्चन बच्चों 19, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पीके ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है ना, तो कह रहा है कि इसके कॉन्जुगेट एसिड का पीके तो समझना है ढंग से। तो अब देखो, जैसे अगर बेस अच्छा होगा, बेस स्ट्रांग है, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा,
ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। इतना समझ में आया। कॉन्जुगेट एसिड अगर जैसे हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, तो इसका क्या होगा, वीकर कॉन्जुगेट एसिड। पढ़ा ना, K इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो अगर K ज़्यादा होगा तो के बी कम होगा, के बी ज़्यादा होगा। तो अगर स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो वीकर कॉन्जुगेट एसिड होगा। वीकर कॉन्जुगेट एसिड होगा तो इसका K कम होगा, और अगर K कम होगा तो इसका pK ज़्यादा होगा। समझ गए। तो मतलब हमको ये देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, पहले तो ये पता कर लो। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके कॉन्जुगेट एसिड का pK सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का के कॉन्जुगेट एसिड का pK क्या होगा, मैक्सिमम। रीजन समझ में आया कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, तो इसलिए इसका K कम होगा, इसलिए इसका pK मैक्सिमम ये है। तो अब इसमें कंपेयर करोगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। तो ध्यान से देखो, अमाइंस के केस में जो फ्री वाले अमाइंस होते हैं ये इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो जो साइक्लिक वाले हैं तो इसमें सारे साइक्लिक ही हैं, तो अच्छी बात है। तो अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, इसका जो लोन पेयर है तो रेजोनेंस में जा रहा है, क्लियर। अच्छा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्रिज हेड सेंटर पे डबल नहीं आना चाहिए क्योंकि sp2 हो जाएगा। तो इतना समझ गए कि लोन पेयर जो है इसमें। अब इसमें देखोगे तो इसमें जो है ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी, तो इसका प्लस आई है ना, और इधर से इसका प्लस आई, तो इसका जो प्लस आई होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो C का सबसे ज़्यादा क्या होगा बच्चों, प्लस आई, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होगा वो कौन है, वो C है। C के बाद B हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ C के बाद B हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, समझ में आया, क्योंकि C में प्लस आई ज़्यादा है B से, और A में तो माइनस R है और इसमें तो माइनस आई तो लगाएगा ही, समझ गए। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तब तो कम ही हो जाएगा। तो C के बाद B होगा, और B के बाद किसका नंबर आएगा, D का आएगा, क्योंकि D में माइनस R नहीं लग रहा है और A में माइनस R सबसे ज़्यादा है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा C का हो गया। तो सबसे ज़्यादा C का हो गया, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा इसका pK क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब इसका pK मैक्सिमम कौन सी वैल्यू, देखो 10.95 है, ठीक है। तो हम C के लिए कितना लेंगे, 10.95 लेंगे, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस मैक्सिमम होगा। B के लिए उससे कम नंबर वाला यानी कि 10.65 आएगा, क्लियर। और D के लिए क्या आएगा, उससे और कम है यानी कि 5.33 होगा, और A के लिए क्या होगा, P हो जाएगा यानी कि 0.8 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बना A का क्या हो गया, 0.8 यानी कि P हो गया, और B का क्या बना है 10.65 यानी कि R हो गया, C का बना है 10.95 यानी कि S हो गया, और ABC, और D का क्या बना है, D का बना है 10.65 यानी कि 5.33 यानी कि Q होगा। तो PR, ठीक है, SQ इस तरह से बनेगा बच्चों, क्लियर। तो ये है। अगला क्वेश्चन है 20, द जंक्शन सेंटर्ड ऑन एटम्स A, B and C ऑन द गिवन स्ट्रक्चर। तो ओके, विच जंक्चर हैज़ द ग्रेटेस्ट डिविएशन फ्रॉम प्लेनरिटी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबका हाइड्रोजन sp3 है। तो इसमें क्या होता है कि अगर रिंग में ज़्यादा कार्बन होगा, है ना, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। कार्बन तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अगर कम कार्बन होगा तो कम फ्लेक्सिबल होगा। मतलब एंगल स्ट्रेन को एडॉप्ट करने वाला कौन ज़्यादा अच्छा होगा, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा, समझ गए। तो सबसे कम कार्बन किस में है, C में है। तो ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम प्लेनरिटी कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम प्लेनरिटी जो होगा वो C होगा। उसके बाद है ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स
नंबर फ्रॉम 1 to 4 विच रिप्रेजेंट द मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर H2 एडिशन। तो जो सबसे कम स्टेबल होगा बच्चों वही है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन सी में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, इसलिए स्टेबिलिटी मिनिमम हो गया, समझ गए, और इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो गया। क्लियर, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा यानी कि क्या होगा, 4 का ही होगा। क्वेश्चन नंबर है 21, तो इसमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। तो वही देखो बच्चों, रेजोनेंस किस में है, जैसे इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें हाइपर कंजुगेशन भी साथ में। एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस के साथ हाइपर कंजुगेशन दोनों अगर ले लिया जाए तो सबसे अच्छी बात, तो बी हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे, है ना, इसमें जो है रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट डबल है ना, डबल सिंगल सिंगल आ गया, तो 2 बार सिंगल आ गया। उसी तरह पार्ट बी में अगर जाओगे, ठीक है, तो बी में क्या होगा, बी में तो इसमें भी वही देखोगे, जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ना, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो यही दोनों हो सकता है, समझ गए। तो कौन बेटर है, यही वाला बेटर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, मोस्ट स्टेबल बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्ट सी में है, इसमें भी आपको कॉन्जुगेशन एंड स्टेबिलिटी देखना है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जो मोस्ट स्टेबल है वही क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड होगा, यानी कि ये है। क्लियर। अब अगला है मैच द कॉलम, तो NO2 माइनस M या माइनस R वही बात होता है, ठीक है, और प्लस R होता है। तो NO2 का माइनस M सबसे ज़्यादा होगा, तो ये माइनस M लगाएगा और माइनस I भी लगाएगा, ठीक है, बाकी देख लेना। तो ये प्लस M लगाएगा, जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों प्लस I लगाता है। ये प्लस M लोन पेयर है ना, यहाँ पे लोन पेयर है तो प्लस M लगाएगा और माइनस I लगाएगा। ये माइनस R लगाएगा और ये माइनस I, वही माइनस M। क्लियर। अब 23 में है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा समझदारी से करना होगा। देखो, जब सेम नेचर के होते हैं, ठीक है, तो जैसे सिस हो गया और ट्रांस हो गया, तो उसमें क्या होता है, सिस वाला ज़्यादा पोलर होगा और ट्रांस वाला कम होगा। तो वैसे तो ये ज़्यादा पोलर है ना, ये और ये, इसका जो म्यूनेट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और इसका जो म्यूनेट है वो क्या है, 0 हो गया, ठीक है। तो जो ज़्यादा ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो जो ज़्यादा पोलर होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इस केस में सिस का ग्रेटर देन ट्रांस होगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों वो ट्रांस ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है तो ग्रेटर देन सिस होगा। क्लियर। तो सेम नेचर के अगर होते हैं तो, अब जैसे मान लो बी क्वेश्चन है, बी में देखो, इसमें मान लो अगर हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे CN है, ये इसका सिस फॉर्म है, ठीक है, और इसका ये ट्रांसफॉर्म अगर देखोगे ऐसे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ले भी रहा है, तो ये दोनों एडिटिव हो गए, ये एडिटिव हो गए। तो ट्रांस वाला यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये ज़्यादा पोलर हो गया, तो इसका जो म्यूनेट है ये कम आएगा, लेस आएगा, इसका जो म्यूनेट है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक डोनेटिंग है और एक विड्रॉइंग है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो इसका म्यूनेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये पोलर ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, सिस जो होगा लेस देन क्या होगा, ट्रांस, किसके टर्म्स में, बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में, और मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होगा, ट्रांस ग्रेटर देन क्या होगा, सिस होगा। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छुपा हुआ है। क्लियर। तो समझ गए। तो अब जैसे इसका आंसर बता सकते हो, तो ए के लिए क्या हो रहा है, ए के लिए देखो, ये इसका सिस फॉर्म सेम नेचर का है ना, तो सिस का डाइपोल जो होगा ट्रांस से ज़्यादा होगा, तो इसका पी सही हो गया। सिस का डाइपोल ट्रांस से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो पी सही हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सिस का ग्रेटर देन ट्रांस हो जाएगा, तो एस भी हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस, यानी कि इसका PRS हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ बी में, तो बी में क्या है,
डाइपोल जो होगा वो ट्रांस से ग्रेटर देन सिस हो गया, तो इसका क्यू हो गया, क्लियर। और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो होगा जहाँ पे ट्रांस ग्रेटर देन सिस होगा, समझ गए। और मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस होगा, तो इसका क्यू और आर हो जाएगा। सी में देख लो, तो सी में अब देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा है ना, तो एक मान लो हमने ये सिस बना लिया और एक जो है ये ट्रांस बना लिया, तो ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है ऐसे। तो इसका जो म्यूनेट होगा वो 0 हो जाएगा, इसका जो म्यूनेट होगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में क्योंकि सेम नेचर के आ गए, ठीक है, तो डाइपोल जो होगा, अच्छा मैं तो डी में आ गया, ओके, तो डी में ही देख लेते हैं। तो डी में जो होगा डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, सिस ग्रेटर देन ट्रांस, यानी कि पी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ट्रांस ग्रेटर देन सिस होगा, तो आर भी हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट एस सही है, पी आर एस। और अब सी में है एक डोनेटिंग है, एक विड्रॉइंग है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे एच है, ये डोनेट कर रहा है, ये विड्रॉ है, तो एडिटिव होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि डाइपोल जो होगा वो ट्रांस का ग्रेटर देन सिस होगा, तो इसका क्यू हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ट्रांस का तो ज़्यादा होगा, तो क्यू और आर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आते हैं 24 में। द मोस्ट स्टेबल, इसमें कार्बोकैटायन में क्या देखते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में अल्फ़ा ये है, ये है, ये है ना, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 7 आ जाएगा, इसमें अल्फ़ा ये है, ये है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन में यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है, मोस्ट स्टेबल बी होगा। बी में देखते हैं, तो इसमें रेजोनेंस देख लो, हाइपर कंजुगेशन देख लो, है ना। तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखो, इसमें अल्फ़ा 6 है, अल्फ़ा 6 है, रेजोनेंस भी है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। इसमें अल्फ़ा कितना है, ये अल्फ़ा है, ये 3 ही है, रेजोनेंस है। और इसमें जो है रेजोनेंस तो है, अल्फ़ा क्या है, 0 है, समझ गए। तो मोस्ट स्टेबल कौन रहा, सी रहा, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन मैक्सिमम है। अब आ जाओ सी में, पार्ट सी में, तो यहाँ भी वही अल्फ़ा देख लो, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बाकी में कम है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे अल्फ़ा सॉरी, और यहाँ पे ये अल्फ़ा 4 है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 है। इस केस में देख लो, है ना, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, 3 3 6 2 8, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 8 हो गया। इसमें अल्फ़ा 1 आएगा, इसमें अल्फ़ा 3 आएगा, इसमें अल्फ़ा 2 आएगा, ये ज़्यादा। ई में देखोगे तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो वही ट्रांस जो है, ये देखो ट्रांस है, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें 6 है, बट ये ट्रांस है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 है, मगर ये सिस है। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन मैक्सिमम प्लस ट्रांस। एफ़ में चले जाओगे तो एफ़ में क्या आएगा, वही कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें देखोगे तो ये देखो, है ना, यहाँ पे देखो ये डबल है, ये सिंगल है, डबल है, डबल, जैसे अगर देखोगे तो ये डी है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डी है, एस है, एस है, जबकि यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो अल्टरनेट पे डबल सिंगल आ रहा है, और यहाँ पे प्लस है, तो कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा घूम रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। इसमें भी है मगर उतना नहीं, तो मोस्ट स्टेबल बी होगा। सबसे ज़्यादा लॉन्ग कॉन्जुगेशन देखिए। जी में क्या देखोगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फ़ा ये है, यहाँ पे अल्फ़ा ये और ये है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा ये है और ये है, यहाँ पे अल्फ़ा ये, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे देखो प्लस आर लग रहा है, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जहाँ पे प्लस आर से ऑक्टेट कंप्लीट हो, उससे ज़्यादा तो कोई होगा ही नहीं।
ये मोस्ट स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। तो बच्चों देखो यहाँ पे लोन पेयर ये तो -r से अपने पास बुला लेगा, इसका तो यहीं पे है, यहाँ पे 2 लोग इसको छीन रहे हैं और यहाँ पे तो बच्चों दे रहे हैं ना, ये सब लोन पेयर इसको दे रहे हैं, ये ग्वेनिडीन टाइप का है, ये मोस्ट बेसिक होगा, है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। इसमें देखोगे यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे है, फ्लिपिंग नहीं होगा, इसमें फ्लिपिंग भी होगा, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर घूमेगा, है ना, मोस्ट स्टेबल ए हो जाएगा बच्चों, ए काफ़ी ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बी एंड डी। जहाँ पे अमाइंस में इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, वो तभी होता है जब वो साइकिल में रहता है, तो वहाँ पे इन्वर्जन ऑलमोस्ट रुक जाता है, इस वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है देखो यहाँ पे OH माइनस Na को हटा दो, यहाँ पे O माइनस CO है ना, ये पूछ रहा है बेसिक कौन है, यहाँ पे O माइनस और CH3 और यहाँ पे NH2 माइनस बच्चों, तो सब पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा सबसे ज़्यादा होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। पार्ट डी में आ जाओगे तो पार्ट डी में क्या है कि मोस्ट बेसिक है, यहाँ पे देखो लोन पेयर रिंग में घूम रहा है +r से, है ना, यहाँ भी घूम रहा है, ये -r लगा रहा है, -i बहुत तगड़ा लगा रहा है, ये देखो +r लगा रहा है, ये +r और -i चौथे कार्बन से है तो -i नेग्लिजिबल होगा, तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ये +r लगाता है -i और हेलोजन के केस में +r जो होता है वो लेस देन -i होता है, -i होता है हेलोजन के केस में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरऑल भी ड्राइंग है, तो डी जो है ना, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना चाहूँ तो मोस्ट बेसिक जो होगा C होगा, फिर A होगा, फिर D होगा, फिर B होगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 26, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो यहाँ पे अगर माइनस चार्ज करोगे तो ये माइनस चार्ज इस रिंग में घूमेगा, यहाँ पे माइनस करोगे तब ये -i बहुत ही तगड़ा लगाता है, NR थ्राइस का -i क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर यहाँ पे माइनस आएगा H+ हटाने के बाद, तब ये जो माइनस होगा ये फॉस्फोरस के साथ ये -r लगा देगा, तो फॉस्फोरस का -r लगा सकता है मगर नाइट्रोजन -r नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है ना, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 4 ही ऑर्बिटल होता है, बट फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड इसको बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, ये 5 बॉन्ड बहुत ईजिली बना सकता है। तो ये -r लगा रहा है इसलिए ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बाकी के केस में जो है वो है। अब इसमें देखना है तो इसमें देखो ये माइनस यहाँ पे अगर लगाओगे H+ हटाने के बाद तो दोनों रिंग में जाएगा, है ना, दोनों CO का -r बहुत ही तगड़ा होता है, तो मोस्ट एसिडिक यही होगा। ये एक्टिमिथिलीन वाला कंपाउंड है, और ये जो एस्टर वाला, एस्टर का -r कीटोन से क्या होगा, कम होगा। सबसे अच्छा -r कीटोन का मतलब एल्डिहाइड का होगा, फिर कीटोन का होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर एस्टर एनहाइड्राइड एसिड वगैरह होता है, क्योंकि उसमें +r भी इधर से लग जाता है ना, OR है तो ये भी लगा देता है इधर से, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की इच्छा इसकी कम हो जाती है। पार्ट सी में आते हैं, ठीक है, पार्ट सी में क्या है कि मोस्ट एसिडिक बताना है। यस, NO2 यहाँ पे देखो बच्चों पैरा पे है, पैरा पे होगा तो ये -r लगाएगा, -i लगाएगा, यहाँ पे तो ये +r लगा देगा, है ना, -i +r एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देता है। यहाँ पे मेटा पे है तो सिर्फ -i लगाएगा, ओनली -i। ये तो +i और +h ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और घटा देगा, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो B होगा। सेम क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे माइनस लगाओगे दोनों साइड से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो है ना एक ही तरफ यहाँ जाएगा, लेकिन ये बीच में +r ये क्रॉस कंजुगेशन है, और यहाँ भी सेम वही क्रॉस कंजुगेशन, यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ पे माइनस एक ही बार कंजुगेशन है, तो मोस्ट जो एसिडिक होगा वो B होगा। अगला है बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अनडाउटली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो तो है ना ज़्यादा ही क्या होगा, एसिडिक होगा, तो इसका B आंसर करेक्ट होगा। F में अगर जाओगे बच्चों तो यहाँ पे NH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, CH है, इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहीं पे मोस्ट एसिडिक यही हो। जब सेम पीरियड के एटम होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। जब सेम पीरियड के होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। अगला क्वेश्चन है पार्ट जी, तो पार्ट जी में है यस, देखो ये -i बहुत ही ज़्यादा लगाता है NH3+, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ये +i लगाएगा, ठीक है,
और यहाँ पे NH3 प्लस है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि RCOH की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा RNH3 प्लस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। पार्ट H में आ जाओ, है ना। तो ये तो हम लोग देख ही लें। तो यहाँ से ऑर्थो पे भी लगा है, पैरा पे भी, तो -R -I लगाएगा। ये मेटा पे -I ओनली लगाएगा, ये -R एक ही NO2 लगा रहा है। यहाँ पे SIR इफेक्ट लगेगा, तो ये दोनों का -R कम हो जाएगा, है ना, अगल बगल बल्कि ग्रुप हो जाएगा, तो इस NO2 का -R कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मोस्ट एसिडिक जो होगा बच्चों ये C हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो C हो जाएगा, उसके बाद A हो जाए, हाँ A हो सकता है, A B इस तरह से आगे जाएगा। अगला आ जाओ पार्ट I में। तो यहाँ आप देखो जो माइनस करते हो ना, तो ये रिंग जो है बहुत बड़े होते हैं, ये आपस में धक्का मुक्की करते हैं, ठीक है। बट अगर ये रिंग को अगर बांध दोगे, जैसे यहाँ पे इसको हमने बांध दिया, टाई कर दिया, बॉन्ड बना लिया, तब ये हमेशा प्लेनर रहेगा। तो यूनिफॉर्मली तीनों रिंग में इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर ये, है ना, फ्री है, तब तो ये क्या होते हैं, सारे रिंग एक साथ प्लेन नहीं आते। यहाँ माइनस करोगे तो सारे रिंग, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली प्लेन में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। नॉट लाई, है ना, इन अ प्लेन, तो वो सेम प्लेन में लाई नहीं करते हैं। क्लियर। तो इसमें अगर बॉन्ड बना लिया तो सेम होगा, तो इसमें क्या होगा, तीनों रिंग पे इक्वली, है ना, सबसे ज़्यादा क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ माइनस चार्ज होगा। तो H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो इसमें माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। गिव द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट। तो यही देखोगे बच्चों, लोन पेयर प्लस सिग्मा, है ना। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है 1, सिग्मा है 1, तो इसका क्या होगा, SP हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, सिग्मा एक इधर है एक इधर है, तो SP हो जाएगा। क्लियर। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा देख लोगे, तो इसका SP हो रहा है, इसका भी SP होगा। सॉरी, तो ये भी SP3 होगा। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा ये गिनना है बच्चों, ठीक है। तो लोन पेयर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कर लोगे, ये SP आ जाएगा, C1 का SP आएगा, C2 का SP2 आ जाएगा, C3 का O1 का SP2 है, CH2 का SP3 है, और C3 का भी SP3 है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। तो आपको बताना है कि फॉरवर्ड, अब देखो ये जो है ये ट्रोपाइलियम, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन होता है, तो निश्चित रूप से इसके बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। ट्रोपाइलियम एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक होता है, इस वजह से ये कार्बोटाइन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन है। ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फॉरवर्ड में जाएगा, F में, यहाँ पे F लिखेंगे या फॉरवर्ड लिखेंगे। और इस केस में बच्चों देखो ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, तो ये बैकवर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, NaSCO3 विल रिएक्ट, फिनॉल को छोड़ के बच्चों NaSCO3 सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, है ना। फिनॉल और NaSCO3 में फिनॉल जो होता है वो कम एसिडिक होता है, क्योंकि फिनॉल में ये जो OH होता है, इसमें रेजोनेंस -R कौन लगा रहा है, बेंजीन। बेंजीन का -R बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब -R लगाया तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो NaSCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एरोमेटिक भी होता है, ठीक है। ऐसे स्क्वायरिक एसिड भी बहुत ही अच्छा एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि वो एरोमेटिक हो जाता है। उसको अगर रेजोनेंस बना के देखोगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे चलो मैं बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे O- इधर OH है, तो यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा, फिर इसको लेके जाओगे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। चलो मैं बता देता हूँ, देखो तो ये जो है स्क्वायरिक एसिड है, मान लो यहाँ माइनस कर लोगे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बच्चों कोई दिक्कत
नहीं लाना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे। अब फिर देखो बच्चों, हम इसको ऐसे लेके जाएं, ठीक है, और इसको यहाँ लेके जाएं, तो इस तरह से यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, ये O माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस आ जाएगा, ये है OH, ठीक है। अब दोबारा से ये ऐसे और ऐसे बना सकते हो। तो तुम देख सकते हो कि रिंग के अंदर पाई बॉन्ड हर बार एक एक बार पूरे रिंग में घूम गया है ना, पूरे रिंग में घूम जाएगा। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो पाई बॉन्ड अगर पूरे रिंग में घूम गया, इसका मतलब पाई बॉन्ड डीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो स्क्वायरिक एसिड काफ़ी अच्छा एसिड होता है। तो क्योंकि वो एरोमेटिक हो जाता है, क्लियर। क्या उसमें रेजोनेंस है ना, ये भी माइनस आर लगाता है, ये भी माइनस, ऐसे भी कह सकते। चलो, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, P से भी रिएक्ट करेगा, Q से, R को छोड़ के S से भी रिएक्ट करेगा। सोडियम तो बच्चों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना मेटल है, तो वो तो H+ निकाल ही डालेगा। जहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना, तो ये तो सबसे रिएक्ट करेगा, PQRS। NaOH भी सबसे रिएक्ट करेगा, PQRS, है ना। OH माइनस और फिनॉक्साइड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड है, क्योंकि बेंजीन का -I -R लग रहा है, तो इसलिए NaOH जो होगा वो फिनॉल से रिएक्ट कर जाएगा। NaNH2 जब NaOH रिएक्ट किया तो ये सब भी सबसे भी रिएक्ट कर जाएगा, PQRS। अगला है pKa बताना है, तो वही मतलब जिसका केस पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लो, तो मोस्ट एसिडिक इसमें कौन होगा। ये देखो NR थ्राइस प्लस है, यहाँ भी NR थ्राइस प्लस, लेकिन ये क्या है, ये देखो यहाँ पे 4 कार्बन के बाद आ रहा है, तो इसका -I कम हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज सबसे है ना शार्पली विद डिस्टेंस। मोस्ट एसिडिक इसमें B होगा, उसके बाद C हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद D आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे COO- ये जो होता है ये +I लगाता है, जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा वो +I लगाए, ये भी +I लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा +I O- CO- से पढ़ा होगा, ठीक है ना, Cr थ्राइस, इस तरह से। जहाँ भी CO- हो +I लगाया, तो +I लगाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा। तो ऑर्डर ऑफ जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा जो -I है वो B में है, उसके बाद C में है, उसके बाद A में है, उसके बाद D में है, ठीक है। तो इसका K जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इसका जो K होगा वो मिनिमम होगा, इसका pK जो होगा वो मिनिमम होगा, इसका जो pKa होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो pK मिनिमम किसका होगा, B का होगा, है ना। तो B के लिए किसका होगा 1.83, यानी कि R हो जाएगा। C के लिए जो उससे थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा कौन है, Q है, ठीक है। उसके बाद अच्छा B C हो गया, ठीक है। उसके बाद A के लिए क्या होगा, जो इससे भी ज़्यादा हो गया, तो 4.8 हो गया, यानी कि S हो गया। और किसका बचा, D का बचा, तो D के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि 5.69, यानी कि P हो गया, ठीक है। तो A का S हो गया, B का R हो गया, C का क्या हो गया, Q हो गया, और D का P हो गया, है ना, SrQP। क्लियर, SrQP। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31 है। ये देखो NaHCO3 है, यहाँ पे C14 है, तो ये H लेगा, तो ये बनेगा H2CO3। तो H2CO3 डिकम्पोज होगा तो CO2 प्लस वाटर बनाएगा, तो ये जो 14 है वो इसी के अंदर रह जाएगा, समझ गए। तो इसमें CO2 में 14 नहीं रहेगा, ध्यान रखोगे। तो इसलिए इसका जो आंसर कौन होगा, आंसर कौन सा होगा, R हो जाएगा, इसका R हो जाएगा। इसमें देखो 14 है, तो इसके CO2 में 14 आ जाएगा, तो इसका तो Q हो जाएगा, क्लियर। ये Na है ना, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा PHCOO- प्लस ½ H2,
ये देखो जहाँ भी H डेल्टा प्लस होगा ना बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H बना लेगा और H जाके हाफ H2 बना लेगा, क्योंकि एटम स्टेबल है नहीं, तो दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से। अगला है इसमें NaNH2 लोगे तो अमोनिया निकल जाएगा, ये H प्लस है ना, और NH2 माइनस, तो ये मिलके क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। ठीक है, तो D का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसमें देखो ये इसमें 14 है, तो CO2 में यहाँ पे CO2 बनेगा, इसमें 14 होगा। ठीक है, अब B जो बनाया, अब देखो इसमें मोस्ट एसिडिक कौन है, ये A है, ये मोस्ट एसिडिक होगा, इसके बाद ये होगा, तो इनको केवल H प्लस देना है, समझ गए। तो इसमें देखो 14 है नहीं, तो यहाँ पे CO2 बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 32 और 14 46, तो 46 प्लस 44 मिला के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसमें पूछा था ना सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस E प्लस C। क्वेश्चन नंबर 33 है। अगेन वही है बच्चों, यहाँ पे CO2 निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसमें अमोनिया, वही वाला क्वेश्चन सेम आ गया, और यहाँ पे H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास देखो इसका कितना आएगा, 44, इसका आएगा 2, इसका आएगा 17, इसका आएगा 2, तो 17 2 19 2 21 है ना, और 21 और ये तो कितना आएगा 5 और ये 6, तो 6 5 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसमें बच्चों बात हो रही है ना रोटेशनल बैरियर की। ठीक है, तो ये जो है ये गलत छप गया है ना, यहाँ पे ये सब रहेगा नहीं। तो डबल बॉन्ड के अबाउट, मतलब इसके अबाउट बात हो रही है, इसके अबाउट बात है ना, इसके अबाउट। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों सबसे जो ये जो है ना, इस केस में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना, sp2 हाइब्रिडेशन होने के चलते ये दोनों क्लोरीन एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा ह्यूज रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए है ना, ये दोनों एक ही जगह आ रहे हैं। ठीक है, और क्लोरीन की साइज़ इतनी छोटी भी नहीं होती है कि वो एडॉप्ट कर ले। ठीक है, क्लोरीन 3rd पीरियड का है। ठीक है, तो उसकी साइज़ ठीक ठाक है, बड़ा है, तो इस वजह से क्या होगा बच्चों कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करने की कोशिश करेगा जिससे कि ये एक रिंग परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब एक रिंग वर्टिकल में चला जाए और एक रिंग हॉरिजॉन्टल में चला जाए, कुछ ऐसा ये कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिससे इनके बीच में, जैसे इसके Cl इधर आ जाए, इसके Cl इधर आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में होने की कोशिश करेगा, और ऐसा तभी होगा जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड आने का मतलब हमें इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि ये एरोमेटिक हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखो ये माइनस है और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो बेंजीन तो अच्छी बात है ना बच्चों, ये प्लस को भी स्टेबलाइज कर देगा और माइनस को भी। अब ये जो क्लोरीन होगा, अब ये आराम से रह सकते हैं, क्योंकि अभी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ये एक रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। और ये जो है, और दूसरी बात ये एरोमेटिक भी हो रहा है, ये भी एरोमेटिक हो रहा है ना। तो बहुत सारे तरीके से क्या है, इसको फ़ायदा मिल रहा है। तो एरोमेटिक हो गया, रिपल्शन कम हो गया। ठीक है, इसलिए ये तो इस डबल बॉन्ड को कहेगा भगा दो यार, इसको तो हटा दो, क्योंकि ये अगर है तो हम जी नहीं पा रहे हैं, इसको हटाने की कोशिश करेगा। इसलिए इसका जो एनर्जी बैरियर होगा बच्चों, वो क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, मतलब ये इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं, है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कुछ की ऐसे होती है, नेगेटिव मतलब है वो ऐसे जाएगा, ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सी के लिए क्या होगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, तो सी के लिए तो नेगेटिव हो गया, यानी कि सी का एस हो गया। अब देखना है बाकी जगहों पे क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है रिपल्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत है। और क्या बचा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है।
हाइड्रोजन की साइज़ क्या होती है, बहुत कम होती है, समझ गए। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत है रिपल्शन, इसलिए इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये जैसे देखो 180 है, ये 83 है और ये है, और इसमें नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल है वो तो नेगेटिव वाला है, वो तो ये चला गया, ठीक है। अब उसके बाद 21 और 21, 88.3 और 180। अब इसमें देखना है कि ए किसके साथ फिट होगा, ठीक है। ए में देखो एक प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों प्लस चार्ज नहीं ला सकते, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। जैसे ऑक्सीजन का ऐसा इस टाइप से है, तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। तो आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ए का भी जो एनर्जी बैरियर होगा वो काफ़ी अच्छा ही होगा, मतलब वो रोटेट नहीं करेगा, करने नहीं देगा। और डी में क्या है बच्चों, प्योर डबल बॉन्ड है ना, तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अब आपको देख लेना है, बी में प्लस चार्ज आ सकता है क्योंकि एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक बच्चों, तो ये एरोमेटिक हो रहा है, तो ए का जो हो जाएगा, सॉरी बी का जो होगा दूसरे नंबर पे एरोमेटिक हो रहा है, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी का होगा, तो डी का कौन सा हो गया बच्चों, पी हो गया, डी का पी हो जाएगा, ठीक है ना। और ए में है ना, ए का क्यू हो जाएगा, बस। तो ये डेटा से बस कंपेयर करना है कि किस में एनर्जी बैरियर कम है ज़्यादा है। तो रोटेशंस का सबसे ज़्यादा नीड किस में, तो सबसे ज़्यादा नीड जो है वो सी को है ना, डी को ऐसा कोई नीड नहीं है, उसमें रोटेशन बैरियर सबसे ज़्यादा होगा। अब बचता है ए और बी में, ठीक है ना। तो बी में भी क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, दो दो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे प्लस भी स्टेबल है, माइनस भी स्टेबल है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, व्हाट इज द क्रिटिकल, है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वही है बच्चों लोन पेयर है ना, ये तो लोन पेयर ही तो देगा, तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, व्हाट इज द क्रिटिकल, है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल ऑन ऑक्सीजन, यही तो देगा। व्हाट इज द क्रिटिकल लूमो, है ना, तो भाई ये सब बेवकूफ़ बनाया गया है, पी ऑर्बिटल है ना, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है तो पी ही आएगा, है ना। बोरॉन जो होता है इसके पास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p1, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 2s और 2p2 हो जाएगा ना, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो 3 अनपेयर्ड होता है, इसलिए बना लेता है। ये वाला खाली होता है ना, तो ये पी ऑर्बिटल खाली है, तो वही होगा पी ऑर्बिटल ऑफ Bf3, इसी वजह से वो क्या हो जाएगा, Bf और F। इसके पास ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर होगा ये चला जाएगा बस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बच्चों डोनर पे क्या आएगा, प्लस आएगा, एक्सेप्टर पे माइनस, तो ओ जो है वो लोन पेयर दिया है तो डोनर प्लस आएगा, तो इसलिए ये आ जाएगा, है ना। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो डोनर पे जैसे H प्लस है और ये है, ये डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा HOH और H, ये प्लस आ जाएगा, तो डोनर पे प्लस आएगा और एक्सेप्टर पे क्या आएगा, माइनस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 36, तो रैंक द फॉलोइंग कार्बोटाइन अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, ठीक है। मोस्ट स्टेबल जो होगा उसको 1 देना है,
तो इस केस में बच्चों देखो सबसे अच्छी बात है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसमें जाएगा और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो बी को तो हम 1 दे देंगे, समझ गए, ऑक्टेट पूरा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस है डी में, है ना, तो इसको तो हम 2 दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, देखो ये अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 7 है, ठीक है, 3 3 6 2 8 8 है यहाँ। तो और यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 2 है और यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 1 है। तो 3 इसको मिल जाएगा, ए को 3 मिलेगा और ई को 4 मिल जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा 5, ठीक है बच्चों। तो ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी डी और ई, ठीक है। ई को 4 दिया है, सी को हमने क्या दिया है 5 दिया है और डी को हमने क्या दिया है 2, ठीक है। इस तरह से 3 1 5 2 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों 37, अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अच्छा, तो बच्चों इसमें देखो ये जो होगा ये sp3 है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें कॉन्जुगेशन है नहीं, कॉन्जुगेशन ख़त्म तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कोई बात ही नहीं। देखो बच्चों एरोमेटिक के लिए क्या होता है कि ऐसा है ना क्लोज लूप बनना चाहिए, क्लोज लूप। एंटी एरोमेटिक के लिए भी ऐसा ही क्लोज लूप बनना चाहिए, मतलब पूरी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना वो ऐसा बनना चाहिए, चांद टाइप का नहीं बनना चाहिए, या ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बेंजीन रिंग होता है तो बेंजीन रिंग में ऐसे बनाते हैं ना, इस टाइप से, ऐसे और ऐसे, तो इसको हम लोग बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं इस टाइप से, ये क्लोज लूप है, या हम इसको ऐसे ही दिखा लेते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा तभी वो क्या होगा एरोमेटिक होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन देखो, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई हो, 10 पाई हो, ठीक है ना, 14 पाई हो, ठीक है, तो 18 पाई हो, तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वो एरोमेटिक होगा, साथ में ये क्लोज लूप बनाए। या फिर ऐसा हो 4 पाई 8 पाई, है ना, 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है 12 पाई, ठीक है, 16 पाई, 20 पाई, कुछ अगर ऐसा होता है तब वो क्या हो जाता है, वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इसी को अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो 1 जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, क्लियर। ये वाला क्या होगा एंटी एरोमेटिक, कैसे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है 2 पाई और ये भी 2 पाई, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे इस तरह से तो ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बच्चों जो एरोमेटिसिटी है वो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है, ख़तरनाक तरीके से ये एरोमेटिक हो जाएगा। सेम यहाँ भी देखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहीं पे है क्योंकि ये तो 0 है, ये 0 है। और इसमें अगर इसका भी बनाओगे, है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर इसको बनाओगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर इसको बनाओगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ऐसे। तो इस तरह से बच्चों ये ऐसे घूम जाएगा, ये प्लस प्लस आ जाएगा। तो जहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे sp3 है, sp3 है ना, ये ये नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन पूरे रिंग पे हो ही नहीं रहा है ना। तो जहाँ पे ऐसा हो गया तो नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी देखो ये sp3 है, कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो ये नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी ये sp3 है, कॉन्जुगेशन पूरा नहीं हुआ तो ये नॉन एरोमेटिक, क्लियर। यहाँ आप देखोगे तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ये पूरे रिंग पे घूम जाएगा, घुमा के देख लोगे, ठीक है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये 2+2, यहाँ भी 2 पाई + 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्लियर। यहाँ आप देखोगे तो ये जो है ऑक्सीजन इसके साथ बना लेगा और ये जो होगा बच्चों ये एरोमेटिक हो सकता है, आपको बस बना के देखना है।
ठीक है, ऐसे ही जाएगा। अब फिर से इसको घुमाओगे यहाँ पे, तो रिंग के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, ऐसे, और ये माइनस। देखो बच्चों, रिंग के अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एरोमेटिक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों 13 में, यहाँ से अगर इसके साथ हम इसको यूज कर लेते हैं तो O यहाँ पे B प्लस, और अगर यहाँ माइनस आ जाए, ठीक है, H रहेगा, और यहाँ पे माइनस है। तो देखो बच्चों, ये भी वही पायरॉल टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। 14 देखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 15 देखोगे तो ये पायरॉल टाइप का है, ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। लोन पेयर हमेशा एक ही पार्टिसिपेट करता है बच्चों, दोनों पार्टिसिपेट एक साथ नहीं करेंगे, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये पायरॉल है, ये एरोमेटिक है। यहाँ देखो sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो पूरी जो चीज़ें हैं बच्चों ऐसे, ये देखो बेंजीन बन गया, तो ये एरोमेटिक हो गया। एक भी अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक। यहाँ आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे पूरे रिंग पे रेजोनेंस नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। पूरे रिंग पे रेजोनेंस नहीं है तो सिंपल नॉन एरोमेटिक। यहाँ देखो ये माइनस है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे, माइनस आएगा, ओ आएगा। ये लोन पेयर इसके साथ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल टाइप का बनाएगा, ठीक है। तो इसके आगे बच्चों अगर देखो, है ना, जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, देखो ये सिग्मा और 2 सिग्मा, लगातार जब 2 सिग्मा आएंगे तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन रुक जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। वैसे तुम आगे बना सकते हो, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये ट्रोपाइलियम है, मोस्ट स्टेबल है, एरोमेटिक है। ये भी आपका नॉन एरोमेटिक होगा। 24 में देखोगे, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर ये बना ले तो बेंजीन जैसा आपको दिखने लगेगा। एक भी अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो गया तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा। सेम यहाँ से भी अगर इसको उठा के लेके जाओगे तो ये बेंजीन जैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे देखो, ये बेंजीन जैसा बन गया ना, अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक होगा। सेम एक भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लो, एक भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये देखो बेंजीन बन गया। सेम केस यहाँ भी है ना, तो ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा, ऐसे, ठीक है। सेम यहाँ पे ये तो बेंजीन दिख ही रहा है ना, इसका लोन पेयर sp2 में होता है ना। डबल बॉन्डेड से नाइट्रोजन अगर रिंग में है तो उसका लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज्ड है, इसलिए ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर। सेम यहाँ भी ये एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन sp3 आ गया। ये अगेन ये एरोमेटिक होगा, बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है ना, ये पायरॉल जैसा दिख रहा है।
तो ठीक है बच्चों, तो सेम ये भी पायरोल जैसा है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ भी देखोगे ये भी है, ये लोन पेयर है ना, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। सेम यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, एरोमेटिक होगा। यहाँ देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 2 10 है, तो ये भी 35 भी क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये है बच्चों 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे 1 2 3 4 और 5 10 है, ये एरोमेटिक होगा। बीच से मतलब है नहीं बच्चों, हमको क्या है, ये पेरीफेरी पे देखना होता है कि किनारे एक बढ़िया सा आपको क्लोज हाइपर है ना, हाइब्रिड बनता है कि नहीं। बीच में अगर sp3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम ये एरोमेटिक होगा, ये पायरोल ही जैसा है। ठीक है, बोरॉन अगर आ जाता है बच्चों तो वो एरोमेटिक रहने देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे बोरॉन और C+ दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। 39 भी जो होगा ये एरोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि ये sp3 है, पूरे रिंग पे नहीं बना पाएंगे आप। सेम ये एरोमेटिक होगा, पायरोल जैसा है। ठीक है, यहाँ भी ये एरोमेटिक होगा, इसका जो लोन पेयर है यहाँ पार्टिसिपेट करेगा ऐसे। सेम ये भी एरोमेटिक है। देखो बच्चों, जब दो रिंग एक साथ हुआ ना, तो हम देख लेते हैं कि क्या दोनों रिंग को फ़ायदा हो रहा है क्या बॉन्ड को तोड़ने का। जैसे यहाँ पे प्लस कर दे तो नीचे वाला एरोमेटिक हो गया, यहाँ माइनस कर दे तो ऊपर वाला एरोमेटिक हो गया। तो ऐसा कर लो कि दोनों को फ़ायदा हो जाए। अगर एक एंटी एरोमेटिक है तो वो काम कभी नहीं करना है, एक एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, या दोनों नॉन एरोमेटिक हो रहा है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एरोमेटिक होगा तो ये कर सकते हैं, तो ये एरोमेटिक होगा। सेम केस बच्चों, यहाँ पे अगर देखो नीचे वाले पे है ना 45 में, नीचे वाले पे अगर हम प्लस कर दें और ऊपर वाले पे क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। बोराजील में इसमें भी देखोगे, ठीक है, इस तरह से है, ऐसे ये भी एरोमेटिक होगा है ना। बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ भी ये एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग का भी जितना भी बेंजीन होगा ये भी एरोमेटिक। बेंजीन रिंग है तो भूल जाओ, एरोमेटिक ही होना है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक। रिंग के बाहर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ये भी एरोमेटिक है। क्लियर? 52 जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 53 इसको अगर तोड़ दोगे तो नीचे पे प्लस करोगे तो ये देखो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। सेम ट्रोपाइलियम है, ये भी एरोमेटिक है। 55 में क्या होता है बच्चों कि ये जो होता है इसमें एंगल स्ट्रेन होता है, एंटी एरोमेटिक होगा तो एंगल स्ट्रेन आएगा। तो बल्कि ऐसा ना लिखें, हम ऐसे कहें कि प्लेन में होगा है ना, प्लेन में होगा तो एंगल स्ट्रेन। कैसे एंगल स्ट्रेन? क्योंकि एंगल अब 135 डिग्री आएगा, तो ये निकालोगे तो 135 डिग्री आएगा। कौन सा एंगल? ये वाला नहीं, ये वाला एंगल। ठीक है, दिस एंगल ये 135 डिग्री आएगा। तो 135 डिग्री आके वो प्लेन में होगा है ना। एक तो कष्ट झेल के आया है ना, आपने किसी की हेल्प की है ना, आप अपना जो है टाइम निकाल के पैसा लगा के, और वही आपको मारने के लिए दौड़े। आपको ये पता हो कि अगर उसकी हेल्प करोगे तो आपको पीटेगा, तो ऐसा काम तो करोगे नहीं। सेम यहाँ भी है 55 में कि अगर वो प्लेन में आएगा तो एक तो उसको मुसीबत है, दूसरा और उससे भी बड़ी मुसीबत क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक आएगा। वो कहेगा मुझे क्या कुत्ते ने काटेंगे, मैं प्लेन में जाऊँ? मैं प्लेन में जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि प्लेन में जाने से और ज़्यादा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ये इस तरह से होता है, टब शेप स्ट्रक्चर होता है, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक होता है बच्चों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लेन में कब आएगा? जब तुम किसी हेल्प करोगे, समय निकाल के पैसा लगाए। कब हेल्प करोगे? जब वो तुम्हारे लिए बाद में कभी काम आए, हेल्प करे है ना, या कोई आपका अपना हो, जो भी हो, मतलब उससे आपको नुकसान तो नहीं होना चाहिए। तो सेम यहाँ भी है। तो 55 में वो प्लेन में आएगा तो उसको पास बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, और उससे सोने पे जो अभागा होगा ना, सुहागा की जगह हम अभागा कहें,
तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, तो वो तो बहुत ही बुरी बात है। क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक। अब ये ऊपर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ भी ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। 58 में देखोगे, ठीक है, ऊपर क्या है मतलब नहीं, बस पेरीफेरी पे यहाँ से यहाँ तक ये जो लूप होना चाहिए क्लोज होना चाहिए, ऐसे पेरीफेरी पे। यहाँ भी देखो ये जो लूप है वो क्लोज है। ऊपर क्या है, लोन पेयर है, उससे कोई मतलब, वो कहेगा तो ऊपर ही रहा ना, नीचे मत आ, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो प्लेन में है ही, तो 6 12 आ गया था ना, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और तो 59 तक हमने कर लिया है। 60 में देखोगे है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। 61 में है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए एरोमेटिक होगा। यहाँ देखो ये बच्चों ये कहेगा तू ना अपना वहीं पे रहो, हम पेरीफेरी पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 14 है, तो पेरीफेरी वाला अपना देख लेगा, ठीक है। कहेगा कि तुम तो अपने काम से काम रखो, तुमको अंदर आने की मतलब इस सरकमफ्रेंस पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है क्या है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये एरोमेटिक रहेगा। इसका ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये लोकलाइज रहेगा, ये डीलोकलाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो डीलोकलाइज हो गया तो पूरा काम ख़राब कर देगा, कहेगा तू वहीं पे रहो, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरोमेटिक है बच्चों। सेम चीज़ यहाँ देखो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 हो गए, तो 18 हो गया, मतलब वही 4n+2 की सीरीज का आ गया है ना, 4n+2। तो यहाँ भी देखोगे ये जो पेरीफेरी पे है ये इस तरह से, तो पेरीफेरियल रेजोनेंस, पेरीफेरी पे टोटल हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें तो ब्लैंक दे रखा है, तो ये तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको हम नॉन एरोमेटिक ही मान लेंगे, है ना, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड वगैरह है ही नहीं, तो क्या सोचना है। इसी तरह ये भी 65 भी जो होगा बच्चों वो क्या आएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन प्लेनर है। ये बेंजाइन है, ये तो एरोमेटिक ही होगा। एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, दूसरा पाई बॉन्ड अलग प्लेन में होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो ये पाई बॉन्ड देखोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 8 हो जाएगा, बट ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है तो इसमें से एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है बच्चों। जैसे लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट होता है, दोनों को गिनना नहीं है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड भी है तो एक ही पाई बॉन्ड गिनना है। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने एक बहुत ही है ना 66 तक जो है इतने ही था, ठीक है। तो इसमें से बच्चों लगभग हर बार एक क्वेश्चन तो रहता ही है, इसलिए मैंने ट्राई किया कि आपको चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर डालूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। टुवर्ड्स AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ वही रिएक्ट करेगा जिसका कार्बोटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो कह रहा है मोर रिएक्टिव, तो यहाँ देखो अगर बना लोगे तो ये जो आएगा प्लस यहाँ पे आएगा, तो ये काफ़ी स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये बात तो यहाँ भी है ना, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक और फ़ायदा हो रहा है कि ये एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखोगे ये प्लस, जैसे ही ये ब्रोमीन भागेगा प्लस बनाएगा, ये रिंग एरोमेटिक हो गया, तब तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं ना, इसलिए इसका क्या कौन सा आंसर है, बी। सेम बच्चों यहाँ भी देखोगे तो वही एरोमेटिक वाला ही बात को समझाया जा रहा है। यहाँ से अगर ब्रोमीन को निकाल के प्लस बना लोगे तो ये ऐसा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये Br माइनस भाग जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ज़्यादा रिएक्टिव।
इस केस में बच्चों अगर आई माइनस को निकाल दोगे, यहाँ पे प्लस बनेगा, तो ये एंटी एरोमेटिक हुए तो बहुत ही बुरी चीज़ है। और ये वाला जो होगा ये प्लस चार्ज है, तो इसमें रेजोनेंस का पॉजिटिव साइड है और इसमें रेजोनेंस से उल्टा घाटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो एंटी एरोमेटिक तो कार्बोटाइन ये नहीं बनेगा, कहेगा हम नहीं बनेंगे। ये देखो ट्रोपाइलियम कार्बोटाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा है ना एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये अगेन एंटी एरोमेटिक बनने वाला है कार्बोटाइन, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इस केस में बच्चों ये SN1 SN2 की बात हो रही है, तो इसमें जो होता है कि जो भगा देगा ना, जैसे घर में कई लोग हैं जो तुम्हें घर से भगाना चाहे, भागो 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 है ना, पढ़ाई करो, भागो यहाँ से, निकलो निकलो, ठीक है, कोटा जाओ, पढ़ना जाओ, निकलो, भगा देंगे, भाग जाओगे, ठीक है। तो सेम यहाँ भी है कि ये जो बल्की ग्रुप है वो Cl माइनस को फोर्स करेंगे कि यहाँ पे तुम्हें रहने की कोई आवश्यकता है नहीं, तुम्हारा जो है ना Ag+ मिल गया है, इसके साथ जाके प्रेसिपिटेट तुम बना लो, ठीक है। तो ये इसमें स्टेरिक रिपल्शन की वजह से है, तो इसका ए ज़्यादा रिएक्टिव है। अगला है बच्चों, अगेन तुम देखोगे यहाँ पे जब प्लस बनाओगे तो इसका Cl को निकालो, ये कार्बोटाइन स्टेबल हो जाएगा, तो इसमें भी ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ पे बी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें भी देखो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए भी ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें भी बी ज़्यादा होगा। सेम चीज़ सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, ये चारों तरफ से रिपल्शन इतना तगड़ा है, इसको भगा देगा, तो इसमें ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो 2 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा, है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये 1 डिग्री कार्बोटाइन है, तो ये कम स्टेबल है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, है ना, नेम फोर्सेस ऑफ। तो इसमें देखो बच्चों क्या है, NH4Cl ये आयनिक कंपाउंड है ना, NH4+ जो होता है K+ के बराबर होता है, K+, ये आयनिक है, ठीक है। तो इसका NH4Cl होगा, बाकी सब कोवेलेंट है मगर ये आयनिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या आयनिक बॉन्ड है, जो भी कह लो, ठीक है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें देखो कार्बन सबसे ज़्यादा है, तो वान डेर वाल्स फोर्स से ज़्यादा होगा, है ना। तो जितना कार्बन ज़्यादा होता है, जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उसमें वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, उतना ही ज़्यादा होता है। क्लियर। सी में मोस्ट सॉल्युबल, है ना, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा बनाएगा, ठीक है, 2 H है, तो इसका रीजन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका आंसर होगा, ठीक है, OH और OH। हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, है ना, तो बेंजीन जो है एरोमेटिक है ना, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक है वो एरोमेटिक में ज़्यादा, ठीक है, तो इसको कई बार लिखते हैं एरोमेटिक स्टैक लिखते हैं ना, एरोमेटिक स्टैक। क्लियर। स्टैक का मतलब है ना, एक मिठाई के ऊपर दूसरी मिठाई, एक बर्फ़ी के ऊपर दूसरी बर्फ़ी, बर्फ़ी के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर बर्फ़ी रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एरोमेटिक ऊपर एरोमेटिक ऐसा हो सकता है ना, प्लेनर है, इस तरह से फिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्कल एनी कॉन्जुगेटेड पोर्शंस इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो सर्कल कर दो, है ना, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ से जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अरेंज इन द ऑर्डर एज डायरेक्टेड द गिवन अल्कीन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, है ना, मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल, 1 को मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन है, सी होगा, है ना, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, 10 है बच्चों। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 3 2 5 1 6 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 4 है। ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, और ये नंबर 3 पे है, ठीक है। क्वेश्चन बी पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, मोस्ट एसिडिक लीस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा, ये तो OH होगा, है ना, सबसे ज़्यादा, ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद C को 2 देंगे, है ना, इसके बाद इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। इसमें जो देखो
कई बार डाउट हो जाता है, जैसे O है ना, यहाँ पे CH2 माइनस करोगे, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? ये लोन पेयर, इसका लोन पेयर के साथ भयंकर रिपल्शन होता है, तो कन्फ्यूजन होता है कि यार ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ऐसा नहीं है कि अगर इसके बगल में माइनस चार्ज बनाओगे तो वो उसको कुछ जीने नहीं देगा। ठीक है। सी पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा? इसमें लीनियरिटी क्या होगी बच्चों? सबसे ज़्यादा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री में। इसको 1 देंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा 2 डिग्री में, उसके बाद ये थोड़ा सा पोलर आएगा, और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होती है। डी पार्ट है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग अल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। वही अल्फा हाइड्रोजन देख लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 10 है ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, 3 3 6 और एक 7 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है ना, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 है। बट बच्चों अब इसमें क्या होगा, जब सी और डी में जब टाई होने लगता है, ठीक है ना, तो जो डी वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसका रीज़न क्या होगा बच्चों, कि इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे, ये 1 डिग्री कार्बन आयन बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री कार्बन आयन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, सिस में, ट्रांस में और आइसोब्यूटीन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बच्चों क्या होगा ना, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ से H+ निकालोगे, ये माइनस बनाओगे। अब ये जब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाओगे, यहाँ पे माइनस किस पे आएगा? 2 डिग्री पे आएगा। सेम यहाँ भी, यहाँ पे H+ निकाल के यहाँ माइनस बनाओगे, यहाँ पे भी माइनस यहाँ आएगा, ये भी 2 डिग्री होगा। बट यहाँ से जब H+ निकाल के, ठीक है ना, यहाँ माइनस बनाओगे, तब इसका क्या आएगा? ये माइनस जो होगा 1 डिग्री पे आएगा। तो 1 डिग्री कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। कार्बन आयन में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा। क्योंकि 3 डिग्री कार्बन आयन में बाकी लोग इसको जीने नहीं देते हैं, कहते हैं हमसे भी इलेक्ट्रॉन लो, हमसे भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, है ना। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से बच्चों जो डी वाला आंसर होगा, है ना, इसको तो नंबर 1 पे करेंगे, और ये 7 है तो इसको नंबर 2 पे करेंगे, और ये है इसको नंबर 3 पे, उसके नंबर 4 पे करेंगे बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, है ना। तो बेंजाइलिक का मतलब जो बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन होता है, जैसे ये है ना, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है बच्चों, है ना, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है। तो ये है ना, एक ये है डायरेक्टली अटैच्ड, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखोगे तो बेंजाइलिक में मतलब ये बेंजाइलिक हो जाएगा, यहाँ पे बेंजाइलिक हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका 4 हो जाएगा। इसमें देखोगे तो ये बेंजाइलिक है, ये है, तो इसमें 3 हो जाएगा। इसमें देखोगे तो ये है 2 हो जाएगा। आइडेंटिफाई प्लस एम मेसोमेरिक, है ना। तो प्लस एम माइनस एम बता रहा है ना, तो वही नाइट्रोजन का देख लोगे बच्चों, है ना। ये तो प्लस एम ही लगाएगा ना, तो प्लस एम हो जाएगा, और माइनस आई क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना। ये भी क्या लगाएगा? प्लस एम लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, ठीक है। ये देखो ये माइनस आई ऐसे आर लगाएगा, है ना, तो ये माइनस एम लगाएगा। क्या भैया? प्लस माइनस माइनस, ये है प्लस एम, माइनस आई और प्लस आई। तो ये क्या लगाएगा? माइनस एम लगाएगा, ये सही है, और माइनस ये भी सही है।
ये भी माइनस एम लगाएगा, ये माइनस एम माइनस आई, प्लस एम, ठीक है, प्लस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस एम। ठीक है बच्चों, ये सब तो कर चुके हो तुम लोग बहुत बार, है ना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, सॉल्वेंट एज पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक, नॉन पोलर प्रोटिक। अच्छा, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो है SO, ये तो पोलर ही होगा ना, ये तो पोलर है, बट OH, NH और FH इसको बोलते हैं प्रोटिक। अगर ये होगा तो प्रोटिक होगा, तो ये तो यहाँ पे है नहीं, ये क्या होगा, पोलर ए प्रोटिक होगा। पोलर ए प्रोटिक को हम PA लिखेंगे, क्लियर। ये पोलर प्रोटिक होगा, तो पोलर प्रोटिक मतलब PP लिखना है। और ये जो होगा नॉन पोलर और ए प्रोटिक होगा, तो NPA लिखेंगे, ठीक है। और ये जो होगा पोलर ए प्रोटिक होगा, तो इसको PA लिखेंगे, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 45 है, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन ईच पेयर। ओके, यहाँ पे बच्चों क्या है ना कि ये जो क्राउडिंग है, तो क्राउडिंग से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें B जो होगा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होगा। इसमें NH माइनस है जो कि रिंग के अंदर घूम रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा कम हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो जल्दी से अटैक करे, जो इलेक्ट्रॉन लेके आए और फास्ट अटैक करे, ये ज़्यादा होगा। यहाँ पे NH3 है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे लोन पे, यहाँ तो है ही नहीं। 46 है, विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, HCl, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यही ज़्यादा होगा। विच इज़ मोर मिसिबल विथ मेथेनॉल, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ठीक है, ये वाला, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसमें कम कार्बन दिया हुआ। विच इज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, मेथेनॉल, मोलर मास ज़्यादा है, वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। और ई में है विच है हायर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो ये जो होगा यहाँ पे H2 नहीं, गलत छप गया है। तो इसका लीनियर का जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है, ठीक है, ये ज़्यादा होगा। विच इज़ मोर स्टेबल, BH3 और BF3, BF3 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट ये पूरा कर लेते हैं। BH3 में ऐसी कोई बात है नहीं, वो डाइबोरेन बनाता है बनाना बॉन्डिंग से, ठीक है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये ज़्यादा होगा। विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, OH माइनस ज़्यादा होगा क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा H प्लस को ज़्यादा होगी। विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, है ना, छोटा एटम होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, बड़ा एटम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, है ना, जल्दी से टूट जाएगा। अच्छा एसिड वही होगा जो H प्लस को जल्दी से जल्दी निकाल देगा, भगा देगा। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, HOCl, HO में OH है, ठीक है, और HCl में ये है, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे साइज डिफरेंस जो है कम है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। Cl माइनस विल बी मच मोर स्टेबल देन OCl माइनस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर, है ना, बड़ा साइज वाले एटम पे है। तो एक्सप्लेन वाई A इज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन B, है ना, A की बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू B। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों, है ना, जो नेगेटिव चार्जेस है ना, जैसे फ्लोरीन जो है ना, ये फ्लोरीन जब ये लिक्विड स्टेट में आएंगे तो यहाँ पे F है ना, ये तो ये माइनस माइनस है, तो ये आपस में किसी, देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितना बढ़िया से जुड़ा हुआ है। अगर इनमें बॉन्डिंग अच्छी होती है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, मगर इसमें क्या है कि ये किनारे जो है F इस टाइप से चीज़ें हैं। तो किनारे में क्या हो, जैसे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल है इसे, तो इधर इधर इधर, यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस चार्ज है। तो बताओ क्या ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। बात समझ गए ना, ये कारण है इसमें कि जो किनारे है ना, चारों तरफ नेगेटिव क्योंकि फ्लोरीन है, तो इसलिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो इसका रिपल्शन होगा, तो दूर दूर रहेंगे, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, अरेंज द प्रोटॉन्स शोन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें यही होता है बच्चों कि जिस प्रोटॉन को निकालने से जो फ्री रेडिकल बनता है, अगर फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको निकाला जा सकता है। फ्री रेडिकल अगर कम स्टेबल होगा, ठीक है, तब उसको निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो सबका तुम्हें फ्री रेडिकल बना के देख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनाओगे, ये sp2 पे आएगा, बहुत ही बेकार है। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाओगे तो ये काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, ये D का फ्री रेडिकल है, ये C का फ्री रेडिकल है, और ये जो है A का फ्री रेडिकल है, ये A का है। ठीक है, और ये जो है B का फ्री रेडिकल है। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल जो है बच्चों वो किसका है, वो C का है। तो C का फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है। नंबर 2 पे किसका फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, B का होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है। ठीक है, नंबर 3 पे A का होगा, और नंबर लास्ट पे D होगा। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है। तो जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, बॉन्ड एनर्जी, तो उल्टा हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होगा वो किसका होगा, D का होगा, उसके बाद A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 52। चलो खत्म हो जाएगा फिर। 52 पे आते हैं बच्चों। 51 है ना, 51 है। कंसीडर द H एटम्स इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द टाइप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल, विनाइल, एलाइल फॉर दी हाइड्रोजन एटम। तो ये बच्चों ये 1 डिग्री है। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये जो है ये एलाइलिक है, एलाइलिक। ये वाला जो है वो विनाइलिक है, ये भी ये 3 डिग्री है, और एलाइलिक है ना। एलाइलिक क्या मतलब होता है, जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए, ऐसा, ये वाला एलाइलिक होता है। विनाइलिक कौन होता है, ऐसा, ये विनाइलिक होता है। बेंजाइलिक कौन होता है, ये वाला, ये बेंजाइलिक होता है। समझ गए, बस ये देखना है। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर ईज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वही है कि जो सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल बनाएगा, है ना, कर ले जाओगे, बता चुका। सेम क्वेश्चन है बच्चों जो ये वाला है। तो चलो, नहीं कहोगे सर ने बताया नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो फ्री रेडिकल है, सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ई का जो होगा, क्या पूछा है, ईज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होगा, आसानी से ब्रेक होगा। ईज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो सबसे आसानी से ब्रेक हो। उसके बाद सी का नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ भी ये भी एलाइलिक है। ठीक है, और उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा, बी का नंबर आएगा, क्योंकि वो 2 डिग्री है। उसके बाद ए का नंबर आएगा, 1 डिग्री है। सबसे कम जो होगा वो विनाइलिक होगा, डी हो जाएगा। बस ये है ईज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है बच्चों। 51 में है, कंसीडर द मॉलिक्यूल शोन बिलो एंड आंसर द विथ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, एल्काइल, विनाइल, एलाइल। सब कर चुके हैं बच्चों, है ना। तो ये वाला जो है इसको मैं विनाइल लिख रहा हूँ, है ना। ये वाला जो है वो एलाइल है, ए है एलाइल। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, रैंक द फॉलोइंग कार्बोटाइन इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो उसमें ये देखोगे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है ना, लॉन्ग, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, क्रॉस कंजुगेशन है। ठीक है, ये या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। इसमें क्या है, एक्सटेंडेड है ना, एक्सटेंडेड है, ये सबसे बढ़िया रेजोनेंस है। इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें भी रेजोनेंस है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो बी होगा, इसको 1 देंगे। दूसरे नंबर पे ए इसको देंगे, और सी, ये देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री को ज़्यादा मिलेगा, तो इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। 53 है, रैंक द फॉलोइंग एल्कीन्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी, है ना।
तो एनर्जी सबसे कम होगी उसी की जो मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल यहाँ देखो अल्फ़ा 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 और अल्फ़ा, ठीक है। तो 3 2 5 2 7 2 9, तो 9 है यहाँ पे अल्फ़ा 1 है ना, यहाँ पे अल्फ़ा 3 है, ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 5 है। तो एनर्जी लोएस्ट एनर्जी जो होगा सबसे कम किसका होगा, जो मोस्ट स्टेबल है इसको 1 मिलेगा, दूसरे पे यहाँ पे है इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। तो रिंग प्लस पाई देखना होता है, क्या देखना है, रिंग प्लस पाई, ठीक है। तो पाई बॉन्ड गिन लो, है ना, पाई बॉन्ड। तो इसमें देखो 1 2 3 3 इसमें है, 1 2 3 3 3 6 9, तो इसमें 9 पाई हो गए। रिंग कितना हो गया 1 2 3 4 4, तो कितना आ गया 13 आ गया। इसका जो dB होगा वो 13 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ भी देखोगे तो पाई कितना है, पाई जो है वो 9 है, रिंग कितना है 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 15 आ जाएगा। 15 भी है इसमें, गुड है। इसमें देखो पाई कितना है 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 10 11 12, तो 12 पाई है। रिंग कितना है 3 है, तो ये 15 आ जाएगा। समझ गए। और इसमें देखोगे तो 9 पाई हो गया, 1 2 3 4 5, तो 14 आ जाएगा। ठीक है। अगला है बच्चों, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन इन द फॉलोइंग। अब इसमें तो देखो, तो इसमें जो है ये 2 डिग्री है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, ये 3 डिग्री है, ये भी 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 3 डिग्री है। तो 2 डिग्री पूछा गया है। अच्छा, तो 2 डिग्री देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है तो 10 इधर भी है ना, 20 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 21। फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, यहाँ देखो पाई पहले गिन लो, पाई है ना, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। रिंग 1 2 प्लस 2 11 आ जाएगा। 3 है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन। देखो बच्चों, ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO है, ये कीटोनिक ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड है। अल्कीन को भी फंक्शन ग्रुप मानते हैं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो, ये है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है ना, सब है। सब पे कितना हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। 5 है हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग चेन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अच्छा, तो पेरेंट चेन होगा 1 2 3 और 4, यही होगा। ये तो है ना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, 4 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ओह, तो इसमें जो है चलो बना लो। ऐसे, ठीक है। इसको तो पहले बेंजीन बना लो, है ना। अल्टरनेट रखना है, ये इस बात का ध्यान रखो। तो पहले पाई गिन लो, तो
पाई जो है इसके अंदर 3 हो गया, इसमें 4 3 7 2 9, तो 9 पाई हो गया। सही है, 3 3 6 3 9 है ना, हाँ 9 पाई हो गया। और रिंग 1 2 3 4, तो 9 + 4 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू इवॉल्व एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो C4H10O है बच्चों, है ना। तो हाउ मेनी आइसोमर्स मतलब एल्कोहल बनाना है बच्चों, ठीक है ना। तो एल्कोहल बनाने के लिए 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो देखो ये कार्बन, ये 1 है, ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2। तो यहाँ पे OH रख सकते हो, यहाँ भी OH रख सकते हो, तो 2 यहाँ पे रखो। फिर ये लोगे, है ना, यहाँ भी OH रख सकते हो और यहाँ पे, ठीक है। तो यही है बच्चों, बाकी ईथर बनेगा, है ना। तो एल्कोहल है ये CnH2n+2, ये और O, ये एल्कोहल का है ना। तो इसमें बस यही करना है, तो 4 एल्कोहल बनेंगे, ठीक है। क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल, है ना, ब्यूटेन 2 ऑल, और जैसे एन ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल और आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो 4 इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें खाली गिन लेना है बच्चों, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 तो ये हो गया, है ना। तो X क्राउन 15 हो गया, ठीक है, और प्लस Y ईथर। तो ऑक्सीजन वाला कौन है, 5 ऑक्सीजन है ना, तो 5 आएगा, ठीक है। तो 15 5 20 हो गया, अपॉन 3 अप्रॉक्स 7 अगर इंटीजर टाइप है। तो ऑक्सीजन है ना, तो इसमें क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अपॉन, मतलब टोटल एटम है ना, कार्बन नहीं, इसमें क्या है, टोटल एटम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन अपॉन 3। तो टोटल एटम इसमें जो है 15 है, ऑक्सीजन इसमें 5 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद NaSCO3 और सॉल्युबल इन NaSCO3। तो ये होगा, ये होगा, बस, ठीक है, केवल COD। बस इसमें खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर स्टेबल आफ्टर डीप्रोटोनेशन। मतलब H+ निकालने के बाद देखो यहाँ पे माइनस कर लोगे, है ना, तो ये स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक होगा। और यहाँ से अगर H+ निकाल लोगे तो यहाँ माइनस, ये एंटी एरोमेटिक, ये अनस्टेबल, इसको नहीं लेना है। ये एरोमेटिक है तो इसको लेना है। और यहाँ पे माइनस कर लोगे तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, तो नहीं लेना है। यहाँ माइनस कर लो तो एरोमेटिक लेना है, ठीक है। तो ये आंसर है C है और F है। सम ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड और कंपाउंड AX, सो द वैल्यू ऑफ X - 10 each। सम ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना बच्चों। तो इसमें देखो, तो ये तो देखो ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये एल्कोहल है 1, कीटोन है 2, नाइट्राइल है 3, एल्डिहाइड है 4, एल्कीन है 5, कीटोन हो चुका है, नहीं गिनना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है 6 और ये अमाइन है 7। 7 तो भैया हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू, तो रिंग देखो और पाई देख लो। तो पाई पहले गिन लो, तो 1 है ना, इसमें 2 1 3 1 1 1 1 है ना, कितना हो गया पाई, 2 1 3 1 4 5 6 7, तो पाई हो गया 7 हो गया। और रिंग कितना हो गया, 1 2 3 4
4 हो गया, रिंग 4 हो गया। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो आ गया वो कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, सम ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर द कंपाउंड इज x। तो सम कर लो, 11 + 7 कितना हो गया, 18, -10 कर लो तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है? फंक्शन ग्रुप हमने सही गिना है, फंक्शन ग्रुप देख लो, मतलब इसमें और कुछ करना नहीं है। फंक्शन ग्रुप में 1 ये जो है ये कीटोन 1 2 3 4 ये हो गया है 5 6 और 7 तो फंक्शन ग्रुप ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पाई गिनना था ना, तो पाई है 1 2 3 4 5 6 7 सही है। रिंग कितना है, रिंग में कुछ गड़बड़ है, 1 रिंग 2 रिंग 3, हाँ 3 के बाद 3 ही कट करना पड़ेगा ना, तो रिंग जो है वो 3 है बच्चों, यही गलती थी। यहाँ पे 3 कर लोगे और पाई जो है वो, ठीक है, तो ये आपका 1 कम हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 10 आ जाएगा, बस ये ध्यान रखो। तो 17 - 10 = 7। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, P = नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सो द वैल्यू ऑफ X इज क्या, P दिया और X पूछ रहा है, ये क्या मतलब है? एंटी एरोमेटिक देखो बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक होगा, है ना, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो व्हाट इज X, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन, तो 3 आ जाएगा ना, कार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनेट आयन जो होगा वो 3 आ जाएगा ऐसे, हर एक, है ना, ऑक्सीजन को मौका मिलेगा डबल बॉन्ड में आने का। तो इसका 3 आ जाएगा। क्यू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कार्बोटैन, 3 3 6 और 1 7, अल्फा हाइड्रोजन 7 है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 2 हो जाएगा, Gi सिस और ट्रांस। नंबर ऑफ कंपाउंड मोर एसिडिक दैन एल्कोहल, इससे ज़्यादा एसिडिक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सब है। 1 2 3 4 इसका आंसर है। तो अब क्या कहा है कि अच्छा P की वैल्यू कितना हमने लिया है, P की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस Q की वैल्यू क्या है, 3 है, 2 + 3 प्लस R की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 7 है, प्लस S की वैल्यू है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल 2 है, प्लस T की वैल्यू है, नंबर ऑफ कंपाउंड मोर एसिडिक 4 है। ठीक है, -15, तो कितना आएगा, 5 7 12 2 14 4 16 18 -15 कितना आ जाएगा, 3। कुछ गड़बड़ है क्या, 3 3 6 1 7। तो एंटी एरोमेटिक कौन है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में, हाँ ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 1 कर लोगे, 1 तो +1 है ना, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा आंसर।
3 + 3 + 7 + 2 + 4 -15, तो ये वैल्यू 4 आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है x = नंबर ऑफ प्लासेम ग्रुप अटैच्ड विथ फिनाइल रिंग, सो द वैल्यू ऑफ x इज। तो ये है प्लस m है ना, ये प्लस m लगाएगा, ये भी प्लस m लगाएगा, ये माइनस m लगाएगा, ये माइनस m लगाएगा, प्लस m लगाएगा, प्लस m लगाएगा, माइनस m माइनस m, और है कुछ? तो क्या है 13th में 1 2 3, ठीक है, 4, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 4 है, ठीक है। तो इन दिस वे बच्चों वी हैड कंप्लीटेड, है ना, GOC, ठीक है बच्चों। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका बेस, है ना, स्ट्रांग हो जाएगा। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। शेयर करते रहो अगर दूसरे बच्चों की भी हेल्प करना चाहते हो। कई बार होता है कि थोड़ा सा एफर्ट करने से आप दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट करना चाहिए बच्चों, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। ओके।